शेख हसीना ने अपने देश में चले स्टूडेंट्स के हिंसक और खूनी आंदोलन के बाद अपने पीएम पद को छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि वो भारत आ गई हैं शरण के लिए। वैसे भारत पहले भी कई देशों के राजनेताओं को शरण दे चुका है और आज भी कई शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। आइए इनके बारे में जानें आज के इस वीडियो में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले बात शेख हसीना की ही कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत शरण देने के बारे में सोचे। ऐसा पहले भी हो चुका है। शेख हसीना के लिए भारत और राजधानी दिल्ली अपने दूसरे घर जैसे हैं। उन्होंने यहां 1975 से 1981 के दौरान पंडारा पार्क में शरणार्थी का जीवन गुजारा था। उन्होंने यहां 1975 से 1981 के दौरान निर्वासित जीवन गुजारा। उनके साथ उनके पति डॉक्टर M.A. वाजिद मियां और दोनों बच्चे भी थे। वो पंडारा पार्क के एक फ्लैट में रहती थीं। उस मुश्किल दौर में प्रणब मुखर्जी और उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी उनके साथ रहे। शेख हसीना और शुभ्रा खूब करीब आ गए थे। दोनों परिवारों का लगातार मिलना जुलना रहता था। दरअसल शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक बंग बंधु शेख मुजीब उर रहमान, मां और 3 भाइयों का 15 अगस्त 1975 को कत्ल कर दिया गया था, ढाका के धनमंडी स्थित आवास में। उस भयावह कत्लेआम के समय शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और बच्चों के साथ जर्मनी में थी, इसलिए उन सब की जान बच गई थी। वाजिद मियां पेशे से एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। वे जर्मनी में ही काम करते थे। शेख हसीना पंडारा रोड में शिफ्ट करने से पहले कुछ हफ्तों तक राजधानी के 56 लाजपत नगर पार्ट 3 में रह भी रही थी। शेख हसीना से पहले तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा 1959 में भारत आए तो कुछ महीनों तक हैदराबाद हाउस में रहे। आइए इनके बारे में भी जानें। मार्च 1959 आते आते पूरे लहासा में अफवाह फैल चुकी थी कि दलाई लामा की जिंदगी खतरे में है और चीनी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दलाई लामा के नजदीकी सलाहकारों ने तय किया कि दलाई लामा को तुरंत लिहासा छोड़ देना चाहिए। 17 मार्च की रात दलाई लामा ने भेस बदलकर अपनी मां, छोटे भाई, बहन, निजी सहायक और अंगरक्षकों के साथ अपना महल छोड़ दिया। दलाई लामा अपनी आत्मकथा माई लैंड एंड माई पीपल मेमोइर्स ऑफ दलाई लामा में लिखते हैं, जब हम भीड़ को पार करते हुए बाहर निकले तो हमें किसी ने नहीं पहचाना। मैंने पहचाने जाने के डर से अपना चश्मा तो उतार दिया था, लेकिन मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम निकले तो हमें अंदाजा नहीं था कि हम अगला दिन देख भी पाएंगे या नहीं। जब हम चेला के ऊपर पहुंचे तब हमें पहली बार लगा कि खतरा टल गया है। लोकल लोग हमारे लिए घोड़े लेकर आए थे। हम उन पर सवार हुए और मैंने आखिरी बार मुड़कर लिहासा की तरफ देखा। दलाई लामा ने नई तिब्बत सरकार के गठन की रस्म अदा की। इस समारोह में करीब 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन तब तक ये क्लियर हो चुका था कि तिब्बत में रहते हुए दलाई लामा की जिंदगी को खतरा था। इसलिए भारत और अमेरिका को मैसेजेस भेजे गए कि दलाई लामा सीमा पार कर भारत में शरण लेना चाहते हैं। CIA के एक वरिष्ठ अफसर जॉन ग्रीनी को 28 मार्च को यह मैसेज मिला। उन्होंने तुरंत दिल्ली को सूचना भेजकर दलाई लामा की मंशा के बारे में बताया। इससे पहले 26 मार्च को दलाई लामा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मैसेज भेज चुके थे। पूरी दुनिया में भारत के लोग मानवीय मूल्यों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। हम सेना इलाके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप भारत की धरती पर हमारे रहने का प्रबंध करेंगे। हमें आपकी मेहरबानी पर पूरा विश्वास है। ये मैसेज दलाई लामा ने भेजा। 31 मार्च 1959 को दोपहर 2 बजे दलाई लामा ने अब के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में छूतागुमू से याक की पीठ पर बैठकर भारतीय सीमा में एंट्री की। सीमा पर उनका इंतजार कर रहे सहायक पॉलिटिकल अफसर TS मूर्ति ने उनका वेलकम करके प्रधानमंत्री नेहरू का मैसेज उन्हें दिया। मैं और मेरे साथी आपका स्वागत करते हैं। भारत में सुरक्षित पहुंचने के लिए आपको बधाई देते हैं। हमें आपको, आपके परिवार और आपके दल के सदस्यों को भारत में रहने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में खुशी होगी। भारत के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं और उनको आपकी मेहमान नवाजी करने में बहुत खुशी होगी। ये मैसेज प्रधानमंत्री नेहरू ने दलाई लामा को दिया। भारत ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की पत्नी और बेटी को भी शरण दी है। आइए ये भी जानें। मार्च 1992 में
अफगानिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। कहा था कि उनके विकल्प की व्यवस्था होते ही वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये वो वक्त था जब 1989 में सोवियत सेना के जाने के बाद से नजीबुल्लाह की अफगानिस्तान पर पकड़ कमजोर हो रही थी। अलग अलग संगठन नजीबुल्लाह को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे थे। 17 अप्रैल 1992 आते आते नजीबुल्लाह अपने ही देश में अलग थलग पड़ गए थे। 2 वीक पहले उनकी बीवी और बेटियां भारत चली गई थीं। उस दिन वो अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बेनान 7 के साथ एक गुप्त उड़ान से भारत निकल जाना चाहते थे, मगर वहां मौजूद सैनिकों ने उनके विमान को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अपने विमान को अंदर से लॉक करवा दिया ताकि वो सैनिक विमान पर न चढ़ सके। फिर नजीब संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड पहुंचे। भारत को इस बात की चिंता थी कि जब काबुल के लोगों को पता चलता कि नजीबुल्लाह भारत दूतावास में छिपे हुए हैं तो वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देते। लेकिन 6 दिन की मंत्रणा के बाद गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने ऐलान किया कि अगर नजीबुल्लाह चाहें तो भारत उनको शरण दे सकता है। 17 अप्रैल को जब नजीबुल्लाह को भारत जाने से रोक दिया गया तो पाकिस्तान ने उन्हें अपने दूतावास में शरण देने की पेशकश की। इस बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पहुंचे। तब नजीब बोले, मेरा आप में कतई विश्वास नहीं है। मैं आप दोनों से अपनी हिफाजत कराए जाने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। दूसरा, मुझे यकीन नहीं कि आप मेरी रक्षा करना भी चाहते हैं। नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में अगले 4.5 सालों तक रहे। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर तालिबानी सैनिकों के 15 पिकअप ट्रक आकर रुके एक दिन, और उस रात नजीबुल्लाह की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो भारत को नजीब की पत्नी फताना और बेटियों को अपने यहाँ शरण देने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनकी ये भी शिकायत रही कि भारत ने नजीबुल्लाह का साथ उस वक्त नहीं दिया जब उन्हें जरूरत थी। आखिर मैं आपको ये भी बता दूं, UNHCR के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 52% शरणार्थी केवल 3 देशों से आते हैं। इनमें सीरियाई अरब गणराज्य से 6.8 मिलियन, यूक्रेन से 5.7 मिलियन और अफगानिस्तान से 5.7 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2022 तक म्यांमार और अफगानिस्तान से 46,000 से ज्यादा शरणार्थी और शरण चाहने वाले UNHCR भारत के साथ रजिस्टर्ड बताए जा रहे हैं। भारत में शरण ले रहे शरणार्थियों में 46% महिलाएं और लड़कियां हैं, वहीं 36% बच्चे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, ABP लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।